आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है और इस सेट में विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विशेषकर इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहले में कि इस मंच की स्थापना अफगानिस्तान और इसके पड़ोसियों तथा क्षेत्रीय भागीदारी की साझा चुनौतियों और हितों को संबोधित करने के लिए की गई थी। दूसरे में देखिए कि भारत द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के सहभागी सदस्य नहीं है। तो इसमें आंसर बताइए कि क्या होगा सही। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए होगा क्योंकि भारत जो है सहभागी सदस्य ना कि ये गलत दिया हुआ है। ओके, द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया की स्थापना नवंबर 2011 में किया गया। कब किया गया? नवंबर 2011 में तुर्की के इस्तांबुल में किया गया। ओके, और इस बार कॉन्फ्रेंस हुआ है ओके मार्च 2021 में हुआ है। ओके, और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथनिंग सेंसस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसका थीम है, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, और इसके बारे में थोड़ा जान लें कि यह अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर ईमानदार और परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, क्योंकि एक सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए हार्ट ऑफ एशिया के क्षेत्र की समृद्धि महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए कि 15 जो है सहभागी देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, 17 सहायक देश हैं, 12 सहायक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे जुड़ा हुआ है। अब भारत एक सहभागी देश है। ओके, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। हार्ट ऑफ एशिया जो है, हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में कि एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी सेट स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है। दूसरे में देखिए कि एनजीटी की चेयरपर्सन भारत की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। तो इसमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन सी दोनों होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशिष्ट निकाय है। ओके, किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में किया गया। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और विकासशील देशों में पहला है। ओके, दुनिया में तीसरा है और विकासशील देशों में ये पहला है देश बन गया। और इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे निकाय की स्थापना कर चुके हैं। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया भारत है, विकासशील देशों में भारत पहला है। नेक्स्ट देखते हैं एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। तो एनजीटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और अन्य क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है और चेन्नई। इसे याद कर लीजिएगा, क्षेत्रीय कार्यालय। ओके, एनजीटी के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्य शामिल होते हैं एनजीटी में, और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा ओके कि इसके सदस्य को पुनः पद प्राप्त होता है कि नहीं। तो नहीं, इनकी नियुक्ति पुनः नहीं होती, दोबारा नियुक्ति नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा।
कि इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और किसके परामर्श से, तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि माइक्रोडॉट्स की उपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कि इससे वाहन चोरी होने की स्थिति में उनकी पहचान करना सरल हो जाएगा। दूसरा है कि उपभोक्ताओं के लिए यह असली और नकली स्पेयर पार्ट्स में अंतर करने का माध्यम होगा। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है माइक्रोडॉट्स की उपयोगिता के संदर्भ में। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा कि वाहन की चोरी पहचान करने के लिए सरल होगा और असली और नकली स्पेयर पार्ट्स में अंतर करने के लिए होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला में वेल्थ अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस यानी वेब्स विश्व बैंक के ग्लोबल प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबिलिटी का एक हिस्सा है। दूसरा है कि इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति प्राप्त मानकों के साथ राष्ट्रीय पूंजी लेखांकन को लागू करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे नहीं है बताना है, सही नहीं है यानी गलत चुनना है, तो ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये दोनों कथन सही है। ओके, कि राष्ट्रीय पूंजी लेखांकन को लागू करता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है न्यूट्रिनो एक उप आणविक कण है जो बहुत हद तक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। दूसरा है कि न्यूट्रिनो गैर आवेशित कण है जो प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय के दौरान और सभी तरह की परमाणु प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं। सी में देखिए कि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। ऑप्शन डी न्यूट्रिनो फोटॉन के बाद ब्रह्मांड के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये देखना ही, सही नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, ये गलत है। ओके, और ये याद रखिएगा कि फोटॉन के बाद सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इस बारे में जान लें कि सर्वप्रथम वुल्फगांग पॉली ने 1930 ईस्वी में न्यूट्रिनो के अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने की? तो वुल्फगांग पॉली ने 1930 ईस्वी में। और न्यूट्रिनो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो। ओके, म्यूऑन न्यूट्रिनो। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही चुनना है। पहला है वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में अपनाया गया। ओके, 2010 में। दूसरा है कि अधिकांश देश जहां बाघ विलुप्त होने की कगार पर हैं वे दक्षिण पूर्वी एशिया में अवस्थित हैं। तीसरा देखिए कि भारत नेपाल सीमा को बाघ के अंगों के अवैध प्रकार के लिए जाना जाता है, अवैध व्यापार के लिए, सॉरी यहाँ पे व्यापार होगा ना कि प्रकार होगा, व्यापार। ओके, यहाँ पे व्यापार होगा। तो इसमें आंसर बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन डी होगा। ओके, और सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जो है ये 2010 में हुआ। ओके, वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में 13 बाघ आवास क्षेत्र देशों की सरकार वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के लिए सहमत हुई। ठीक है, और यहाँ पे 13 बाघ जो क्षेत्र हैं, आवास क्षेत्र, होम रेंज, वो देख लेते हैं। पहला तो भारत है, दूसरा नेपाल है, ओके नेपाल, तीसरा भूटान है, चौथा बांग्लादेश, फिर है यहाँ पे म्यांमार देखिए, चीन देखिए, वियतनाम है, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, ओके, और फिर यहाँ पे है रशिया। चाइना तो हम काउंट कर लिए, तो 13 टाइगर रेंज है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके, और T22 यहाँ पे TX2 जो है ये बाघ से संबंधित है कि बाघ की संख्या को दुगना करना है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा।
ओके। बाघ के अंगों के अवैध व्यापार के लिए प्रसिद्ध संवेदनशील स्थानों, जिसे कहते हैं हॉटस्पॉट, में भारत नेपाल सीमा, दक्षिण भारत, मध्य भारत, मेकोंग चीन, इंडोनेशिया चीन और रूस चीन प्रसिद्ध है। ओके, इस क्षेत्र में क्या होता है कि बाघ के अंगों के अवैध व्यापार होता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा सूचना प्रशासन, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो बताएं इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं यहाँ? तो अक्षय ऊर्जा जो है जो कभी खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फेडर संक्षिप्त नाम फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह नासा के अंतरिक्ष स्टेशन का नया आउटलेट है, ऑप्शन बी यह रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया रोबोट है, ऑप्शन सी यह सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने वाला पहला उपग्रह है, ऑप्शन डी यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मंगल पर भेजा गया रोवर है। तो इसमें आंसर बताएं कौन सा होगा? ऑप्शन बी यह रूस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया रोबोट है। क्या है? फेडर। फेडर ये रशिया का है। फेडर का संक्षिप्त नाम है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। रूस द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया रोबोट है। फेडर को स्काईबॉट F850 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। फेडर किससे संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की सबसे बड़ी टेलीस्कोप ESOS VLT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है खगोलविदों ने ESOS VLT की मदद से रेडियो उत्सर्जन के सबसे दूर स्थित स्रोत रेडियो लाउड क्वासर की खोज की है। दूसरे में देखिए ESOS VLT टेलीस्कोप पैरानॉल वेधशाला अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ये दोनों सही है। अटाकामा में जो रेगिस्तान है ये चिली में है। ओके, चिली के बीच में है और चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह हाल ही में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हुई बाघों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है कि यह वायरस कुत्तों से जंगली जानवरों में फैलता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि यह वायरस कुत्तों से जानवरों में फैलता है और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में घटना नहीं घटी थी। ओके, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने पुष्टि किया कि गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की मृत्यु का कारण कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है और उसने सिफारिश किया कि शेर को इस प्रकोप से बचाने के लिए टीका लगाया जाए। और ये जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ जो है? बेबेसिया प्रोटोजोआ से संक्रमित हुए हैं। ओके, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है ये CDV मुख्य रूप से कुत्तों के श्वसन से, जठरांत्र से श्वसन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ आँखों के संयुग्मन, झिल्ली में गंभीर संक्रमण के लिए जाना जाता है। ओके, जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले में इस मिशन के अंतर्गत वन और गैर वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दूसरा में है कि राष्ट्रीय बांस मिशन में शामिल गतिविधियों के लिए अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना सरकार द्वारा तैयार किया जाता है।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। ओके, देखते हैं। हाँ, वर्ष 2018-19 में बांस क्षेत्र की पूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास तथा बाजारों के साथ उत्पादकों को जोड़ने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन यहाँ आएगा कि राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब किया गया, 2018-19 के। कृषि आय में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ उद्योगों के लिए गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता हेतु लचीलापन की दिशा में योगदान करने के लिए गैर वन सरकारी और निजी भूमि में बांस रोपण के अंतर्गत क्षेत्र में विस्तार किया गया है। ओके, और ये देखिए कि राष्ट्रीय बांस मिशन में शामिल गतिविधियों को राज्य सरकारों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुरूप अनुमोदित किया जाता है। क्या, राज्य सरकारों के। तो ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक पर्यावरण लाभों के लिए भारतीय कृषि को रूपांतरित करने और महत्वपूर्ण जैव विविधता एवं वन परिदृश्य के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रीन एज AG कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सहायता की है। ऑप्शन ए हरित जलवायु कोष, ओके, ऑप्शन बी वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, जलवायु। ओके, ये थोड़ा रॉन्ग है, ऑप्शन बी। ग्रीन एज की परियोजना का लक्ष्य जैव विविधता को मुख्यधारा में शामिल करना, जलवायु परिवर्तन एवं सतत भूमि प्रबंधन के उद्देश्यों तथा प्रथाओं को भारतीय कृषि से जोड़ना। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसकी स्थापना 1992 में किया गया। रियो पृथ्वी सम्मेलन में पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए इसकी स्थापना किया गया, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ओके, 1992 में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह अधिक वायुमंडलीय दाब में 100% ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी कि यह हेल्दी एजिंग वाले वयस्कों में एजिंग की प्रक्रियाओं को परिवर्तित कर सकती है। तीसरा है कि यह एजिंग को रोकने के लिए गुणसूत्रों के सिरों पर स्थित टेलोमेयर को छोटा करता है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी 1 और 2। ओके, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से टेलोमेयर की लंबाई बढ़ जाती है। ओके, और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्षिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह एक बाइक एम्बुलेंस है जिसे CRPF कर्मियों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है कि इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, रक्षिता जो है CRPF के लिए DRDO के द्वारा बनाई गई। इसकी स्थापना कब किया गया, तो 1958 में। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन मंगल ग्रह के लिए अंतर्ग्रहीय मिशन है। इसमें देखना है कि मंगल ग्रह मिशन जो है मंगल ग्रह के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है। पहला है परसिवरेंस मिशन, दूसरा है तियानवेन 1 मिशन, तीसरा है अमल मिशन, चौथा है
इनसाइट मिशन। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें बताएं कि कौन सा होगा। ऑप्शन डी, ये सभी मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। ओके, परसिवरेंस रोवर, अल अमल मिशन, इनसाइट। ओके, इसके बारे में जान लेते हैं कि अल अमल संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतरिक्ष यान है। इसने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने का इतिहास रचा है। यह देश का प्रथम अंतर्ग्रहीय मिशन है और अपने प्रथम प्रयास में ही सफल हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अल अमल कहाँ का है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। इसके साथ यूएई विश्व का 5वां एवं प्रथम अरब देश बन गया है जो मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचा है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नासा का। तो नासा का परसिवरेंस रोवर जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए मंगल ग्रह पर उतरेगा और उसके नमूने पृथ्वी पर वापस लेकर लौटेगा। ये आगे की बात है। चीन भी मंगल ग्रह पर एक महत्वाकांक्षी मिशन तियानवेन लॉन्च कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान पहुंचाया है। और इसके जो नासा के जो 2 लैंडर हैं, कौन कौन से, एक इनसाइट है और दूसरा क्यूरियोसिटी, मंगल ग्रह पर संचालित है, मतलब कार्य कर रहा है। ठीक है, इनसाइट है नासा का, क्यूरियोसिटी, ये दोनों ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक एपर्चर रडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसका उपयोग उच्च रिजोल्यूशन की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि SAR मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार को भेदने में सक्षम है, बादलों को भेदने में सक्षम है और यह किसी भी मौसम में डाटा एकत्र कर सकता है। तीसरा है कि यह नासा इसरो पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए 2 अलग अलग रडार आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला उपग्रह मिशन है। तो इसमें आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, इसमें सभी सही है। और देख लेते हैं कि हाल ही में इसरो ने निसार के लिए इस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को विकसित किया है। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन 2022-23 में से लॉन्च किया जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। अस्टर्जन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि ये मछली की प्रजातियां हैं जिन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। दूसरा देखिए कि डेन्यूब अस्टर्जन को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। ठीक है, और ये तो पता है डेन्यूब जो है, डेन्यूब नदी है जो यूरोप महाद्वीप में बहता है, सेकंड लार्जेस्ट। इसके बारे में देख लें। डायनासोर के समय से लेकर 200 मिलियन वर्षों तक अस्टर्जन प्रजाति मौजूद रही है। इस प्रजातियों की लंबाई जो है वो 8 मीटर तक होती है और यह 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। इसकी लिविंग क्षमता इतनी ज़्यादा है। ये देखिए, यह अस्टर्जन मछली है। अस्टर्जन को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि अपने उत्पत्ति के बाद से इस प्रजाति में अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन हुआ है, मतलब बहुत ही कम अंतर हुआ है। ओके, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। अस्टर्जन के अलावा हॉर्सयू क्रैब, जिंको के वृक्ष को जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है। डेन्यूब नदी में अस्टर्जन की 6 प्रजाति पाई जाती है, जो आपको बता दी कि यूरोप में बहती है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पहली कौन से है, वोल्गा नदी है। और इसमें 5 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं IUCN में। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये अस्टर्जन मछली है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में किसानों ने नारा दिया
है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं? ऑप्शन ए दक्कन विद्रोह, ऑप्शन बी नील विद्रोह, ऑप्शन सी पवना विद्रोह, ऑप्शन डी रंपा विद्रोह। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी पवना विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, नील विद्रोह 1859 में हुआ था। ओके 59-60 में हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह जो हुआ था वो 1874-75 में हुआ था। ओके तो ये सब देख लीजिएगा विद्रोह। पवना विद्रोह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पवना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। ओके और बंगाल में पवना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था। पवना विद्रोह के प्रमुख जो नेता हैं वो ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पॉल हैं। ओके पवना विद्रोह कहाँ से, किस स्टेट से संबंधित है? बंगाल से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है आज इसमें। ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि जिसको झूम कृषि बोलते हैं, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी मिश्रित कृषि, ये ध्यान रखिएगा। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है और यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ओके 20 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर देखिए, पीसी कलर इससे नहीं, ये गलत है। वीटी कल्चर ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखिए हॉर्टिकल्चर नहीं, सेरीकल्चर जो है ऑप्शन डी सही है। सेरीकल्चर जो है रेशम के कीटों का पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर जो है वो मछली से संबंधित मत्स्य पालन से, वीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती से और हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर सब्जी, फूलों और फलों की खेती से संबंधित है। ओके और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके थैंक यू।